केमिस्ट्री का पहला क्लास। केमिस्ट्री का पहला क्लास आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। चैप्टर है स्मॉल 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 बट बट बिग थिंग। बट बिग थिंग्स है। थिंग्स मतलब छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो ये आपका केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। चैप्टर पहला, फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। स्मॉल स्मॉल बट बिग थिंग्स। तो इसमें देखिए क्या आपको जानना है। पहले रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री का हिंदी क्या हुआ? रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। रसायन विज्ञान जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों की रासायनिक संरचना, पदार्थों की रासायनिक संरचना, पदार्थों की रासायनिक संरचना, संघटन पदार्थों की रासायनिक संरचना, संघटन, गुणधर्म तथा परस्पर रासायनिक अभिक्रियाओं का अभिक्रियाओं और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। तो आप लोग से सीधा बात है कि पूछेगा कि रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, मतलब केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो बोलना है कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक संरचना, मतलब जिसके अंतर्गत पदार्थों की रासायनिक संरचना, संघटन, गुणधर्मों, रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। इसी को रसायन विज्ञान कहते हैं। अब आगे देखिए क्या है। आगे है कि 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी रसायन शास्त्री एंटोनी लेवोजियर। कितने? 18वीं शताब्दी के। कैवीं शताब्दी के? 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी थे, मतलब कहाँ के थे? फ्रांस के थे। 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी रसायन शास्त्री। वो क्या थे? रसायन शास्त्री थे। रसायन शास्त्री कौन? रसायन शास्त्री कौन? एंटोनी लेवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। मतलब आप लोग से पूछेगा कि रसायन विज्ञान का जनक, रसायन विज्ञान का जनक कौन है, पूछा जाएगा तो बताना है कि एंटोनी लेवोजियर हैं। और एंटोनी लेवोजियर कहाँ के थे? तो फ्रांस के थे और 18वीं शताब्दी के समय थे। मतलब
मतलब 18वीं शताब्दी के समय फ्रांसीसी रसायन शास्त्री एंटोनी लेवोजियर हैं, जिनको रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। समझ गए? अब आगे देखिए, जनक माना जाता है। रसायन शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ हुई? जो रसायन शास्त्र है, रसायन शास्त्र मतलब क्या चीज? केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ हुई? तो रसायन शास्त्र की उत्पत्ति मिस्र में हुई। कहाँ हुई? मिस्र में हुई। रसायन शास्त्र की उत्पत्ति मिस्र में हुई, तो मिस्र में हुई, लेकिन इसके आगे क्या कहानी है कि रसायन शास्त्र की उत्पत्ति मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी केमी से हुई। मिस्र में एक मिट्टी पाई जाती है, उस मिट्टी का नाम है केमी। क्या नाम है? केमी। कैमी नाम है, कैमी। कैमी से हुई। कैमी का शाब्दिक अर्थ काला होता है। कैमी का अर्थ क्या होता है? कैमी, कैमी का अर्थ, कैमी का अर्थ क्या होता है? तो काला होता है। कैमी का अर्थ होता है काला। तो इसमें आपको यह याद रखना है, मेन पॉइंट, कि रसायन शास्त्र की उत्पत्ति मिस्र में हुई, और मिस्र में एक कैमी नाम की मिट्टी पाया जाता है, और कैमी का अर्थ काला होता है। तो कैमी नाम के जो मिट्टी पाया जाता है, उसी से रसायन शास्त्र की उत्पत्ति मिस्र में हुई। तो यही था कि रसायन शास्त्र की उत्पत्ति मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी कैमी से हुई। कैमी का शाब्दिक अर्थ काला होता है। अब आगे आपको जानना है कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत भी लेवोजियर ने ही दिया था। लवॉसियर ने दिया था। मतलब लेवोजियर ने ही दिया था। एक पॉइंट, द्रव्यमान, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम या सिद्धांत कहिए, नियम या सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण का नियम या सिद्धांत कहिए, किसने दिया था? लाव, मतलब लेवोजियर, कहीं देखिए यह नाम दे दिया, ठीक। तो लाव वासियत दिया रहे, या फिर लेवोजियर दिया रहे, लेवोजियर। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो लेवोजियर ने। रसायन विज्ञान का जन्म कहाँ हुआ था? मिस्र में हुआ था। अभी बताए थे कि रसायन विज्ञान का, रसायन का जन्म कहाँ हुआ था? मिस्र में हुआ था। मिस्र में कैमी नाम के एक मिट्टी पाया जाता है, तो वहीं मिस्र में रसायन विज्ञान का जन्म हुआ था। अध्ययन की सुविधा के आधार पर केमिस्ट्री को 3 भाग में बांटा गया है। मतलब आप लोगों को पढ़ने के लिए, मतलब हम लोगों को पढ़ने के लिए केमिस्ट्री को 3 भाग में बांटा गया है। इसीलिए कहा जा रहा है कि अध्ययन की सुविधा के आधार पर केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है किस लिए? ताकि हम लोगों को पढ़ने में आसानी हो। तो इसीलिए हम लोगों को पढ़ने में आसानी हो, इसके चलते रसायन विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया है। केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। तो देखिए तीनों भाग कौन कौन है?
तो पहला भाग है आपका भौतिक रसायन। क्या है? भौतिक रसायन, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री बोलेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री। और दूसरा भाग है कार्बनिक रसायन। क्या है? कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा भाग क्या है? अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन है रसायन, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले भौतिक रसायन के बारे में जाना जाए तो भौतिक रसायन जो है, इसके अंतर्गत अणुओं के भौतिक गुणों, जो अणु होता है, अणु अणु के भौतिक गुण। भौतिक रसायन में किसके बारे में पढ़ा जाता है? तो भौतिक रसायन में कई अणु के भौतिक गुणों तथा भौतिक संरचना पर उनकी रासायनिक संरचना, भौतिक संरचना जो होता है, भौतिक गुणों तथा भौतिक संरचना पर उनकी रासायनिक संरचना, उनकी रासायनिक संरचना के प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। ठीक। तो क्या है कि भौतिक रसायन के अंतर्गत अणुओं के भौतिक गुणों तथा भौतिक संरचना पर उनकी रासायनिक संरचना जो होता है, उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त इस शाखा में रासायनिक अभिक्रिया की दर, मतलब ये इसके बारे में तो अध्ययन किया जाता ही है, इसके साथ साथ मतलब इसमें रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया की दर, प्रकाश के रासायनिक प्रभावों का भी अध्ययन किया जाता है। प्रकाश के रासायनिक प्रभावों का भी अध्ययन किया जाता है। तो ये हुआ भौतिक रसायन की कहानी, इसके बारे में आप लोग जान लिए। अब है कि कार्बनिक रसायन। तो कार्बनिक रसायन के क्या है, उसके बारे में जानिए। तो उसमें कार्बनिक रसायन में किसके बारे में अध्ययन किया जाता है? तो कार्बनिक रसायन में किसके बारे में अध्ययन किया जाता है, जो जानना है। तो कार्बनिक रसायन के अंतर्गत कार्बन एवं हाइड्रोजन, कार्बनिक रसायन के अंतर्गत कार्बन एवं हाइड्रोजन से युक्त रासायनिक यौगिकों अथवा उनके आपसी या अन्य तत्वों से क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक एवं हाइड्रोजन कार्बन यहाँ सिर्फ लिखा है, कार्बनिक नहीं। मतलब कार्बनिक रसायन के अंतर्गत किसके बारे में अध्ययन किया जाता है? तो कार्बन एवं हाइड्रोजन से युक्त, मतलब सम्मिलित रासायनिक यौगिकों अथवा उनके आपसी या अन्य तत्वों से क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है।
मतलब इसमें सीधा कह रहा है कार्बनिक रसायन में कि कार्बन एवं हाइड्रोजन से जो मिलकर यौगिक बनता है, रासायनिक यौगिक बनता है, उसके बारे में कार्बनिक रसायन में अध्ययन किया जाता है। समझ गए? सीधा बात है कि कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर जो भी रासायनिक यौगिक बनता है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। किसमें? कार्बनिक रसायन में। अथवा उनके आपसी या अन्य तत्वों से क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वही बात हुआ। अब एग्जाम्पल में जैसे कि इसमें किसके किसके बारे में अध्ययन किया जाएगा, तो इसमें हो गया जैसे आपको अध्ययन करना होगा ईंधन के बारे में, ठीक, प्लास्टिक के बारे में, प्लास्टिक के बारे में, खाद्य योजक के बारे में, खाद्य योजक, खाद्य योजक यानी कि फूड एडिटिव्स, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, इस सब के बारे में आपको किसमें अथी पढ़ना है? कार्बनिक रसायन में। तो ये समझ गए। अब पढ़िए, अब जानिए कि अकार्बनिक रसायन में किसके बारे में अध्ययन किया जाता है। अकार्बनिक रसायन में किसके बारे में अध्ययन किया जाता है, तो इसको अब जानना है। तो अकार्बनिक रसायन जो होता है इसके अंतर्गत सभी अकार्बनिक तथा गैर हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों तथा निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। अकार्बनिक जो है, अकार्बनिक रसायन अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन जो है इसके अंतर्गत अकार्बनिक, अकार्बनिक, अकार्बनिक तथा गैर 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 हाइड्रोकार्बनिक, गैर हाइड्रो, गैर हाइड्रोकार्बनिक, गैर हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों, गैर हाइड्रोकार्बनिक यौगिकों तथा निर्जीव पदार्थों, निर्जीव निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? अकार्बनिक रसायन में। उदाहरण में क्या क्या चीज है, तो इसमें जैसे कि आपको अध्ययन करना होगा धातु के बारे में, उसके बाद खनिज के बारे में, फिर देखिए सेल के बारे में, सेल के बारे में पढ़ना होगा। फिर क्या? रेडियो सक्रिय तत्व, रेडियो सक्रिय तत्व, रेडियो सक्रिय तत्व, इन सभी के बारे में आपको किसमें पढ़ना होगा? अकार्बनिक रसायन में। तो इतना आप लोग जान गए होंगे। अब आपको जानना है पदार्थ के बारे में। किसके बारे में जानना है? पदार्थ के बारे में। तो पदार्थ के बारे में जानना है तो देखिए क्या है कि पदार्थ, पदार्थ, पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्सटेंस कहते हैं या फिर मैटर कहते हैं, या सब्सटेंस का कहते हैं या फिर मैटर कहते हैं। तो वह वस्तु, पदार्थ किसे कहते हैं? तो वह वस्तु जो स्थान छेके, जो स्थान छेके, जिसमें भार हो, जिसमें भार हो, उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? तो वह वस्तु जो स्थान छेके या जिसमें भार हो उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे जैसे तो क्या? हवा, पानी, गैस इत्यादि
ये सब पदार्थ है। अब पदार्थ के भी देखिए बहुत से भाग हैं। तो पदार्थ के बहुत से भाग हैं, तो कौन कौन भाग है जो जानना है आपको। तो पदार्थ के जो भाग है उसके बारे में जानना है, तो इसके लिए थोड़ा बड़ा जगह चाहिए और छोटा छोटा लिख देंगे पदार्थ। ठीक। पहला नंबर है कि पदार्थ के दो भाग हैं। पदार्थ के दो भाग है, कौन कौन है। पहला है भौतिक वर्गीकरण। पदार्थ को दो भाग में बांटा जाता है। पहला भौतिक वर्गीकरण, वर्गीकरण। दूसरा नंबर में बांटा जाता है पदार्थ को रासायनिक वर्गीकरण में। रासायनिक वर्गीकरण में बांटा जाता है। अब बात है कि भौतिक वर्गीकरण बढ़ता है कितना भाग में, तो तीन भाग में। भौतिक वर्गीकरण कितना भाग में बटेगा, तीन भाग में। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। अब ये जो रासायनिक वर्गीकरण है यह बढ़ता है दो भाग में। पहला शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा मिश्रण, मिश्रण। अब देखिए क्या है कि ये जो ठोस द्रव गैस है, अब ये जो शुद्ध पदार्थ है ये बटेगा दो भाग में। ये जो शुद्ध पदार्थ है ये बटेगा आपका दो भाग में। पहला बढ़ जाएगा किस में, तो तत्व में बटेगा पहला, तत्व में। और दूसरा है जो कि बढ़ जाएगा किस में, यौगिक में। यौगिक में बढ़ जाएगा शुद्ध पदार्थ। और ये जो मिश्रण है, मिश्रण बढ़ता है दो भाग में। मिश्रण बढ़ता है दो भाग में। एगो समांग मिश्रण, समांग मिश्रण, और दूसरा हो जाएगा विसमांग मिश्रण, विसमांग मिश्रण। ठीक। और ये बट गया शुद्ध पदार्थ दो भाग में, तत्व और यौगिक में। तब इसके बाद देखिए क्या है कि तत्व बढ़ता है आपका कितना भाग में, तीन भाग में। तत्व बटेगा तीन भाग में। पहला बढ़ जाएगा धातु, दूसरा आधातु, आधातु, और तीसरा उपधातु में, उपधातु में। और यौगिक जो है वो बढ़ता है दो भाग में। तो यौगिक दो भाग में बटेगा। तो एक हो जाएगा कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, और दूसरा हो जाएगा अकार्बनिक, अकार्बनिक। तो इतना है देखिए पदार्थ के कहानी कि पदार्थ को पहले दो भागों में बांटा गया है। भौतिक दो वर्गों में बांटा गया, वो भौतिक वर्गीकरण, दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण जो है बढ़ता है तीन भाग में, ठोस द्रव गैस। रासायनिक वर्गीकरण है जो लंबा है। रासायनिक वर्गीकरण पहले बढ़ता है दो भाग में, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में। और शुद्ध पदार्थ है जो बढ़ता है दो भाग में, तत्व में और यौगिक में। और तत्व है जो बढ़ता है तीन भाग में, धातु, अधातु और उपधातु में। और यौगिक भी है जो बढ़ता है दो भाग में, कार्बनिक और अकार्बनिक में। और मिश्रण है जो दो भाग में, समांग और विसमांग। इतना था। अब आगे देखिए क्या है। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को मुख्यतः तीन वर्गों में बांटा गया है। और भौतिक अवस्था मतलब फिजिकल है, फिजिकल रूप से पदार्थ को तीन भाग में बांटा गया है। तो इसीलिए आपको याद रखना है कि भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को तीन भाग में बांटा गया है।
कौन कौन? तो पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस में। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को मुख्यतः 3 भाग में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस में। अब पदार्थ की अवस्थाएं, तो पदार्थ की अवस्था इसी में लिख दीजिए ठोस अवस्था, इसी में लिख दीजिए द्रव अवस्था, इसी में लिख दीजिए गैस अवस्था। अवस्थाएं पूछ रहा है तो उसी में अवस्था लग जाएगा, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है ठोस अवस्था के बारे में। तो ठोस अवस्था, जिसको इंग्लिश में सॉलिड बोला जाता है, तो ठोस अवस्था का है कि आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होते हैं। ठोस अवस्था में आयतन आयतन और आकार आकार दोनों क्या होता है? दोनों निश्चित होता है। ठोस अवस्था में आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि, तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? जैसे कि पत्थर रहे या कोयला इत्यादि। अब देखिए द्रव अवस्था के, तो द्रव अवस्था में क्या होता है? द्रव अवस्था के है, इसका आयतन निश्चित होगा लेकिन आकार आकार इसका जो है द्रव अवस्था में आयतन निश्चित होगा, आयतन निश्चित, लेकिन आकार जो है, आकार क्या होगा? परिवर्तनशील होगा, परिवर्तनशील होगा। समझ गए? इसको जिस पात्र में रखेंगे उस पात्र का स्थान ग्रहण कर लेगा। द्रव को जिस पात्र में रखेंगे, मतलब जिस बर्तन में रखेंगे उसी पात्र का स्थान ग्रहण कर लेगा। जिस पात्र में रखेंगे उसी पात्र का स्थान ग्रहण कर लेगा। इसीलिए इसका आकार निश्चित नहीं होता है, परंतु आयतन जो है निश्चित होता है। तो द्रव के बारे में इसको एग्जाम्पल में कुछ जान लीजिए, जैसे कि पानी हो गया, दूध हो गया, पानी, दूध, तेल इत्यादि कुछ भी। अब गैस के बारे में जाना जाए। गैस, तो गैस देखिए इसका आयतन आकार दोनों परिवर्तनशील होता है। गैस के आयतन आकार दोनों क्या होता है? परिवर्तनशील होता है, परिवर्तनशील होता है। ठीक, गैस के आयतन तथा आकार दोनों परिवर्तनशील होता है। एग्जाम्पल में जैसे क्या चीज? कोल गैस या मार्स गैस या मीथेन। मीथेन को भी मार्स गैस कहा जाता है। समझ गए गैस के बारे में? अब इतना जो देरी हुआ बहस, मेन इसके पीछे जो जानकारी आपको देना है वो शुरू होता है अब। तो अब शुरू होता है, तो देखिए क्या है कि अब जो भी होगा उसमें आपको जानना है बढ़ते से घटते
क्रम, बढ़ते से घटते क्रम, बढ़ते से घटते क्रम में। तो सबसे पहले आपको जानना है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा में आपको बताना है कि सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किसका होगा। तो गैस का होगा। गैस से कम गतिज ऊर्जा किसका होगा। तो द्रव का होगा। और द्रव से कम गतिज ऊर्जा किसका होगा। तो ठोस का होगा। समझ गए। अब दूसरा नंबर में जानना है घनत्व, घनत्व। तो घनत्व सबसे ज्यादा किसका होगा। ठोस का होगा। ठोस से कम घनत्व किसका होगा। द्रव का होगा। द्रव से कम घनत्व किसका होगा। तो गैस का होगा। घनत्व मतलब क्या, गाढ़ापन। अब तीसरा नंबर में जानना है अंतर आणविक आकर्षण बल। क्या जानना है, अंतर आणविक, आणविक आकर्षण बल। इसका मतलब क्या हुआ। अंतर आणविक आकर्षण बल मतलब अणुओं के मध्य, मतलब अणुओं के मध्य, मतलब किसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल ज्यादा है और किसके के मध्य कम है। वही है कि किसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल ज्यादा है और किसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम है। वही यहाँ पर ही जानना बताना है। तो बताइए आणविक, अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक किस में होगा। तो ठोस में होगा। ठोस से कम किस में होगा। अंतर आणविक आकर्षण बल तो द्रव में होगा। और द्रव से कम किस में होगा। तो गैस में होगा। अब जानना है कि अंतर, अंतर आणविक स्थान, अंतर आणविक स्थान मतलब यहाँ पर कि किसके अणुओं के मध्य अधिक स्थान होगा। वहां था अंतर आणविक आकर्षण बल मतलब किसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक है। तो सबसे अधिक है ठोस के मध्य और सबसे कम है गैस के। और यहाँ है अंतर आणविक स्थान मतलब किसके अणुओं के मध्य ज्यादा स्थान होगा। तो किसके होगा, पहले गैस हो जाएगा। और गैस से कम स्थान किसके बीच होगा, द्रव के। और द्रव से कम किसके बीच होगा, तो ठोस के। और ठोस के सबसे अधिक अंतर आणविक स्थान गैस के, उससे कम द्रव के, उससे कम ठोस के। अब है प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता मतलब क्या हुआ, इलास्टिसिटी मतलब लचीलापन या कठोर। तो किसके मध्य सबसे अधिक होगा, तो सबसे अधिक होगा ठोस के। ठोस से कम होगा द्रव के और द्रव से कम होगा गैस के। ठीक है। अब उसके बाद है ससंजक बल। ससंजक बल मतलब क्या हुआ, समान अणुओं के मध्य लगने वाला बल। ससंजक, ससंजक बल। तो ससंजक बल होता है जो कि समान अणुओं के मध्य लगने वाला बल। तो सबसे अधिक किसके बीच होगा, तो ठोस के बीच होगा समान अणुओं के मध्य लगने वाला बल। और उससे कम किसके बीच होगा, तो द्रव के बीच। और उससे कम गैस के बीच होगा। अब है विसरण। विसरण मतलब क्या हुआ, जैसे कि फैलना। विसरण मतलब फैलना या घुलना में घुलना। विसरण मतलब फैलना या घुलना, घुलना विसरण। ये इसको कह सकते हैं घुलना। तो घुलने की क्षमता सबसे ज्यादा किसमें होगा, गैस में होगा। गैस से कम द्रव में होगा। द्रव से कम ठोस में होगा। अब आप लोगों को आगे पढ़ना है
इसके आगे अब पढ़ना है उससे पहले एक नोट में जानिए कि ठोस, द्रव, गैस के अलावा पदार्थ की दो और अवस्था होती है। क्या चीज है? कि ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस के अलावे पदार्थ की दो अवस्था और होती है। तो पहला क्या है? प्लाज्मा अवस्था। क्या है? प्लाज्मा। और दूसरा है बोस आइंस्टीन। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेट। आप लोग से पूछे, यहाँ पर देखिए दो पिक्चर निकल के आता है। आप लोग से पूछे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, तो आप लोग के आंसर कितना बताना है? 5। लेकिन यही अगर जो पूछ ले कि मुख्यतः पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, तो बोलना है 3। ठीक, क्या बोलना है? 3 बोलना है। मुख्यतः पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, तो 3 बोलना है। लेकिन ऐसा ही पूछ ले कि पदार्थ की कितनी अवस्था है, तो 5 बोलना है। हाँ, तो ये हो गया। अब इसमें जानना है आपको पहले प्लाज्मा अवस्था के बारे में। तो प्लाज्मा अवस्था के बारे में देखिए जानना है। प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था। तो प्लाज्मा अवस्था के बारे में जानना है तो देखिए क्या है कि प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं होता है। ये जो प्लाज्मा जो है, इसका आकार या आयतन आयतन आकार या आयतन निश्चित नहीं होता है। प्लाज्मा अवस्था का कोई निश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं होता है। प्लाज्मा की पहचान प्लाज्मा जो है उसका पहचान प्लाज्मा की पहचान सर विलियम सर विलियम सर विलियम क्रूप्स। क्या है? क्रूप्स। सर विलियम क्रूप्स द्वारा 1879 में हुई थी। प्लाज्मा अवस्था जो है उसका आकार और आयतन है जो निश्चित नहीं होता है। प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं होता है। और प्लाज्मा के पहचान कौन किए थे? सर विलियम क्रूप्स। कब किए थे? 1879 में। लेकिन प्लाज्मा नाम इरविंग लेकिन प्लाज्मा का नाम कौन दिए थे? नाम लेकिन प्लाज्मा का नाम इरविंग इरविंग लैगम्यूडर लै लैगम लैगम्यूडर ने दिया था। ठीक, पहचान किए थे सर विलियम क्रूप्स ने 1879 में, लेकिन प्लाज्मा का नाम दिए थे इरविंग लैगम्यूडर ने। और प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा जो है पदार्थ की कैमी अवस्था है? तो चौथी अवस्था है। चौथी अवस्था है प्लाज्मा। प्लाज्मा अवस्था का तापमान लगभग 20,000। प्लाज्मा अवस्था का तापमान लगभग 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है। प्लाज्मा अवस्था का तापमान लगभग 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है।
अब देखिए इसी में मेन क्वेश्चन क्या है, सूर्य और तारों की ऊष्मा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। सूर्य और तारों सूर्य और तारों की सूर्य और तारों की ऊष्मा ऊष्मा जो कि एक प्रकार का क्या होता है, ऊर्जा होता है। ऊष्मा एक प्रकार का क्या होता है, ऊर्जा होता है। तो सूर्य और तारों की ऊष्मा किसके कारण होता है, तो प्लाज्मा अवस्था के कारण होता है। प्लाज्मा अवस्था के कारण होता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि सूर्य और तारों की ऊष्मा जो कि एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, वह प्लाज्मा अवस्था के कारण होता है। अब आपको पढ़ना है पांचवा अवस्था के बारे में। तो पांचवा अवस्था देखिए क्या है, पांचवा अवस्था आपका हो जाएगा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, यह जो है पांचवी अवस्था है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है पांचवी अवस्था है। ठीक। पदार्थों में होने वाले परिवर्तन, यह कितनी अवस्था है, पांचवी अवस्था है। और बाकी इसके विशेष जानकारी के बारे में अभी खोज नहीं हुआ है। विशेष जानकारी के बारे में खोज नहीं हुआ है। ठीक। अब मेन जानना है आपको पदार्थ में होने वाले परिवर्तन। पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, पदार्थ में होने वाले परिवर्तन। तो पदार्थ में होने वाले परिवर्तन कौन कौन है, तो दो प्रकार के। पहला है भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। पहला है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में देखिए क्या है कहानी। भौतिक परिवर्तन को पहले पढ़ा जाए। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, इसको भौतिक परिवर्तन या अस्थायी परिवर्तन कह सकते हैं। अस्थायी। भौतिक परिवर्तन के बारे में जानिए। भौतिक परिवर्तन को ही अस्थायी अस्थायी परिवर्तन कहते हैं। ठीक। यह एक अस्थायी परिवर्तन है। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ जो है परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। भौतिक परिवर्तन जो है एक अस्थायी परिवर्तन है। यह परिवर्तन होने के बाद पुनः पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। पूर्व अवस्था में आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि पुनः मतलब भौतिक परिवर्तन होने के बाद पदार्थ जो है पुनः पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर जो एक आइसक्रीम है, मतलब बर्फ, मान लीजिए बर्फ है, तो बर्फ है तो ये पिघल के क्या पानी बन जाएगा। और अगर जो आप चाहेंगे कि पानी को हम फिर से बर्फ बना दे, तो इसको आप फिर से बर्फ भी बना लीजिएगा। तो क्या हुआ, अस्थायी परिवर्तन हुआ कि नहीं। बर्फ था, पानी बना, फिर से इसको जमा कर बर्फ बना लिए। तो परिवर्तन हुआ कहाँ, परिवर्तन हुआ लेकिन फिर से वही अवस्था में बर्फ था
और बर्फ अवस्था में फिर से आ गया, तो इसीलिए इसको अस्थायी परिवर्तन कहा जाता है। इसमें है कि इसका शॉर्ट एगो है कि मिल जाए, मतलब फिर से मिल जाए, फिर से मिल जाए, मिल जाए, भौतिक परिवर्तन, फिर से मिल जाए भौतिक परिवर्तन, फिर से मिल जाए भौतिक परिवर्तन। बस आपको याद रखना है कि फिर से मिल जाए भौतिक परिवर्तन। बर्फ है, पानी बना, पानी को फिर से जमा दिए, फिर से बर्फ बन गया, तो फिर से मिल गया, इसीलिए फिर से मिल जाए मतलब फिर से मिल गया, तो क्या है, भौतिक परिवर्तन है। अब जानना है रासायनिक परिवर्तन के बारे में। परिवर्तन दो दो प्रकार के था, एगो भौतिक एगो रासायनिक था। अब है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन जो है अस्थाई परिवर्तन है। अस्थाई परिवर्तन है, ठीक। इस परिवर्तन में कोई भी पदार्थ परिवर्तित होने के बाद पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आता है, मतलब पुनः पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था, पूर्व अवस्था में, पूर्व अवस्था में नहीं आता, ठीक। मतलब हम लोग कह सकते हैं जो ना मिले, जो ना मिले रासायनिक परिवर्तन, जो ना मिले वह कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। मतलब जैसे इसमें कह सकते हैं, अगर जो मोमबत्ती है, मोमबत्ती, मोमबत्ती को देंगे, जला देने पर, तो अगर जो मोमबत्ती इसको जला देंगे या जल जाएगा, तो उसके बाद फिर से मोमबत्ती मिलेगा। मोमबत्ती को जला देने के बाद फिर से मोमबत्ती नहीं मिलेगा, तो क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, मतलब अस्थाई परिवर्तन है, मतलब वह जो एक बार बन गया वो बन गया, दोबारा वह नहीं रिटर्न हो सकता है। तो जैसे कि कोयला है, कोयला जल जाने के बाद फिर से मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो वह रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन में यही हुआ कि जो ना मिले, जो ना मिले मतलब जो फिर से ना मिले वह रासायनिक परिवर्तन, मतलब जो एक बार खत्म हो गया या जो एक बार एक एक चीज, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में बदल गया, वह रासायनिक परिवर्तन, और फिर वह मिलने वाला दोबारा नहीं है, उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध दही बन गया तो बन गया, थोड़े फिर दही दूध बनेगा, नहीं बनेगा, तो वह रासायनिक परिवर्तन है। तो समझ गए। अब इसमें आपको यह भी जान लिया जाए यहाँ पर कि भौतिक परिवर्तन कौन कौन है और रासायनिक परिवर्तन कौन कौन है। भौतिक परिवर्तन एक तरफ, रासायनिक परिवर्तन एक तरफ।
तो क्या है पहला नंबर भौतिक परिवर्तन? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से सूखी बर्फ बनना। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो हुआ CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से सूखी बर्फ बनना। कौन सा परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से बर्फ बन गया है, सूखी बर्फ बन गया मतलब बर्फ बन गया, तो उसको फिर से पिघलाएंगे तो वह कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, यानी कि पानी भी बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाएगा। तो भौतिक परिवर्तन है, कार्बन डाइऑक्साइड से बर्फ बनेगा, बर्फ को फिर से पिघला देंगे तो फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, तो भौतिक परिवर्तन है। दूसरा आपका है मोमबत्ती का पिघलना। मोमबत्ती का पिघलना है, इसको ध्यान रखिएगा, पिघलना है, जलना नहीं है। जलना रहता तो रासायनिक परिवर्तन में चल जाता, क्योंकि जल जाता तो वह नष्ट हो जाता मतलब खत्म हो जाता, तो रासायनिक में चल जाता। लेकिन यहाँ है पिघलना, तो पिघल गया तो उसको तो फिर से यहाँ जमा के मोमबत्ती बना सकते हैं, इसलिए पिघलना है तो भौतिक परिवर्तन होगा। फिर है पानी से बर्फ बनना। पानी से बर्फ बनना, तो पानी से बर्फ बनना तो ये भी भौतिक हो जाएगा, क्योंकि पानी से बर्फ बना, बर्फ को पिघला देंगे फिर से पानी बन जाएगा, तो भौतिक हो जाएगा। उसके बाद है पानी का वाष्प बनना। पानी का वाष्प बनना, वाष्प बनना, तो पानी है उसको नीचे से आग लगाकर वाष्प बना दिए, मतलब गैस की तरह बना दिए, वाष्प बन गया, उसको बाद फिर से ठंडा करेंगे तो फिर से पानी बन जाएगा, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। ठंडा करने के बाद फिर से वह पानी बन जाएगा। चीनी या नमक का पानी में मिश्रण। चीनी या नमक का पानी में मिश्रण, पानी में मिश्रण, तो ये भी भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। जैसे चीनी है उसको पानी में मिश्रण कर दिए और उसके बाद फिर से नीचे से आग लगाइएगा, उसको पूरा एकदम गर्म करिएगा, पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा और बस चीनी फिर से आपको मिल जाएगा, फिर से चीनी प्राप्त हो जाएगा और पानी है जो वाष्प बनकर उड़ जाएगा और चीनी फिर से मिल जाएगा, तो भौतिक परिवर्तन हो गया। अब है शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन उदरपातन। शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन सबली सब्लिमेशन सब्लिमेशन उदर्पातन, ये भी भौतिक परिवर्तन है। शुष्क बर्फ मतलब जो बर्फ है उसको उदरपातित करेंगे तो फिर से वो मतलब अथी उदरपातित करेंगे मतलब उसको हटा अथी, जैसे होता है कपूर है, कपूर उदरपातन के कारण क्या होता है गैस बनता है, तो उसी तरह से बर्फ को अगर जो उदरपातित गैस बनाएंगे तो फिर से उसको भी पिघलाएंगे जमाएंगे तो फिर से बर्फ बन जाएगा। उदरपातन हुआ वही, जैसे कपूर ठोस है उसको उदरपातन के कारण हम उदरपातन के द्वारा हम लोग गैस बनाते हैं, तो उसी तरह से इसको भी हम लोग गैस बना देंगे तो उसको फिर से ठंडा मौसम में लाएंगे, मतलब जैसे कि हाँ जमाएंगे तो फिर से वह बर्फ बन जाएगा, तो इसीलिए कह रहा है शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन उदरपातन, तो यह भी भौतिक परिवर्तन है। अब है कपूर का जलना। देखिए कपूर का है जलना, कपूर का जलना, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। अब है रेत का पानी में घुलना, मतलब रेत जिसको बालू का कहते हैं गांव घर में, रेत का पानी में घोलना, मतलब बालू, तो बालू को अगर जो पानी में घोल दिए तो फिर से पानी हटा के हम लोग बालू प्राप्त कर लेंगे। अब है अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन। अम्लीकृत जल का वैद्युत
अपघटन। जैसे कोई जल है वह अम्लीकृत हुआ है, ठीक। तो अम्लीकृत हुआ है मतलब उसमें अम्ल मिलाया हुआ है। तो फिर से अगर जो उसको विद्युत अपघटन के द्वारा हम लोग चाहेंगे तो अम्ल को फिर से अलग कर देंगे, अम्ल और जल को अलग अलग कर देंगे। तो इसीलिए वह भी क्या, कौन सा परिवर्तन हो जाएगा, तो भौतिक परिवर्तन। जैसे जल है और अम्ल है, दोनों मिला हुआ है, जल और अम्ल मिला हुआ है, और उसको अगर जो हम लोग विद्युत अपघटन कर देते हैं, तो विद्युत अपघटन करेंगे, वैद्युत अपघटन, तो क्या होगा, उसमें जल और अम्ल दोनों अलग हो जाएगा। जल और अम्ल को एक साथ मिला दिए तो रासायनिक परिवर्तन मिल गया, और मिल जाने के बाद उसको फिर से हम लोग वैद्युत अपघटन के द्वारा दोनों को अलग कर सकते हैं। इसीलिए क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। अब है लोहे का चुंबकीकरण। लोहे का चुंबकीयकरण। लोहा है, उसको हम लोग चुंबकीयकरण मतलब चुंबक बना भी सकते हैं, और उसका चुंबकत्व गुण हटा भी सकते हैं। तो इसीलिए वह भी भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। लोहा को चुंबकत्व चुंबकीय गुण लोहा में चुंबकीय गुण ला भी सकते हैं, और लोहा के चुंबकत्व गुण को हटा भी सकते हैं, तो वह हो गया भौतिक परिवर्तन। अब जानना है रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में आपको सबसे पहला एग्जाम्पल हो जाएगा मक्खन का खट्टा होना। मक्खन का खट्टा होना। मक्खन जब एक बार खट्टा हो जाएगा तो थोड़े उस फिर से सही हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो मक्खन का खट्टा होना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, एक बार मोमबत्ती जल जाएगा तो दोबारा फिर से मोमबत्ती मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन। फिर है अगरबत्ती का जलना। अगरबत्ती एक बार जला लीजिएगा, उसके बाद दोबारा सोचिएगा लाने के लिए तो मिलेगा, फिर से जलने के बाद फिर से अगरबत्ती प्राप्त होगा, नहीं होगा, तो वो भी रासायनिक परिवर्तन। खाने का पचना, एक बार खाना खाने के बाद अगर जो वह पच गया तो फिर से थोड़े है कि पचा हुआ खाना फिर से मतलब सही हो जाएगा, नहीं होगा, वो तो फिर खत्म हो जाएगा। लकड़ी का जलना, एक बार जब लकड़ी जल जाएगा तो फिर से वही जला हुआ जो रहेगा, लकड़ी का जलना, जला हुआ जो रहेगा उससे फिर से लकड़ी प्राप्त होगा, इसी को ईंधन भी कह सकते हैं, ईंधन जलना। लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना। लोहा पर जब जंग लोहे पर जंग लगना, इसको ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं, ऑक्सीकरण। इसलिए क्योंकि लोहा पर जंग जो लगता है ऑक्सीजन और नमी के कारण लगता है, मतलब ऑक्सीजन और जल के कारण। नमी एक प्रकार का जल मतलब जल हुआ, तो ऑक्सीजन और नमी के कारण लोहा पर जंग लगता है, इसीलिए उसको कहते हैं ऑक्सीकरण भी कह सकते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। तो लोहा है मतलब आयरन है, आयरन है, लोहा है मतलब आयरन है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या, ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो इसीलिए लोहा पर जब भी जंग लगेगा तो ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में लगेगा। तो ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में लोहा पर जंग लगेगा तो ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन लोहा में जुड़ रहा है, तो वह ऑक्सीकरण कहला जाएगा। और जब जंग लग जाएगा तो उसके बाद फिर चाहिएगा कि लोहा फिर से हम पहले जैसा प्राप्त कर ले, तो नहीं होगा। हाँ, ये भल है कि उसको तो मार के डंगा के जंग को हटा दीजिएगा, मगर हाँ लोहा का वजन है जो कि घट जाएगा, क्योंकि वह लोहा को ही मतलब लोहा ही झरेगा, और वो जो ऑक्सीजन भी हट जाएगा, लेकिन फिर है कि लोहा का वजन जो पहले जितना था उतना नहीं रहेगा, घट जाएगा। इसीलिए लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि उसमें भी ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन और नमी जुड़ता है। दूध से दही का बनना। दूध एक बार दही बन जाएगा, दूध से दही बनना। दूध से
दही बनना, दूध से दही बनना। दूध एक बार दही जब बन जाएगा, दूध से दही बनना, दूध एक बार जब दही बन जाएगा तो दही से फिर से दूध नहीं बनेगा। फास्फोरस को केरोसिन तेल में डालना, फास्फोरस, फास्फोरस को केरोसिन, केरोसिन तेल में डालना, फास्फोरस को केरोसिन तेल में डालना, इसलिए क्योंकि यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि फास्फोरस को अगर जो इधर रखेगा पानी में या हाथ में, इधर भी खुले वायु में, तो वह क्रिया कर लेगा, और क्रिया कर लेगा और वह खत्म हो जाएगा, धड़क जाएगा, जल जाएगा, कुछ भी मतलब नष्ट हो जाएगा। इसीलिए फास्फोरस को केरोसिन तेल में रखा जाता है। किस लिए? ताकि वह अधिक समय, मतलब अधिक समय तक सुरक्षित रहे। तो फास्फोरस को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल में रखा जाता है। नहीं तो इधर रखेगा, पानी में रखेगा या हवा में रखेगा तो वह जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, मतलब ब्लास्ट हो जाएगा। इसीलिए उसको केरोसिन तेल में रखा जाता है। तो इसीलिए क्योंकि वह भी रासायनिक परिवर्तन है, और केरोसिन तेल में रखने से वह सही से बचा रहता है। फास्फोरस को केरोसिन तेल में डालना, यह भी आपका रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हो जाएगा। सोडियम को पानी में डालना, गलत ही हो गया यहाँ पर थोड़ा सा। देखिए, फास्फोरस को पानी में रखने पर सुरक्षित रहेगा, लेकिन फास्फोरस को अगर जो केरोसिन तेल में रखते हैं तो वो क्या होगा? जल जाएगा एकदम, मतलब धधक जाएगा, भयानक विस्फोट हो जाएगा, तो वह भी मतलब खत्म हो जाएगा। तो खत्म हो जाएगा, इसका मतलब है क्या? रासायनिक परिवर्तन है। फास्फोरस को अगर जो केरोसिन तेल में डाल देंगे तो क्या होगा? धधक जाएगा। देखिए, फास्फोरस को केरोसिन तेल में डाल देंगे तो धधक जाएगा, जल जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, मतलब वह खत्म हो जाएगा। तो खत्म हो जाएगा, इसका मतलब वह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। अब जैसे सोडियम है, तो सोडियम को हम लोग क्या करते हैं? सोडियम को अगर जो सुरक्षित रखना है तो कहाँ रखना होगा? केरोसिन तेल में रखना होगा। उसी प्रकार अगर जो फास्फोरस को सुरक्षित रखना है तो पानी में रखना होगा, नहीं तो वह केरोसिन में रख डालने पर भयानक आग लगेगा, भयानक ब्लास्ट होगा। तो सोडियम को अगर जो सुरक्षित रखना है तो केरोसिन में रखना होगा, और अगर जो उसको ब्लास्ट करवाना है, मतलब खत्म, नष्ट करवाना है, तो सोडियम को पानी में डालना, सोडियम को पानी में डालना। तो सोडियम को पानी में डालने के बाद वह क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, मतलब वह नष्ट हो जाएगा। तो वह भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। उसी प्रकार फास्फोरस को केरोसिन तेल में डाल लिएगा तो वह भी ब्लास्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो वह भी रासायनिक परिवर्तन है। तो फास्फोरस को सुरक्षित रखना है तो पानी में रखना होगा, और सोडियम को अगर जो सुरक्षित रखना है तो केरोसिन तेल में रखना होगा। और प्लेटिनम तार का जलना, अब उधर जगह नहीं है। यहाँ पर 2 पॉइंट ध्यान में रखना है रासायनिक परिवर्तन में, कि फास्फोरस को सुरक्षित रखना है तो पानी में रखना होगा, और सोडियम को सुरक्षित रखना है तो केरोसिन तेल में रखना होगा। लेकिन हाँ, अगर जो फास्फोरस को केरोसिन तेल में डाल दिए तो वह भयानक ब्लास्ट होगा और वह नष्ट हो जाएगा। तो नष्ट हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। उसी तरह अगर जो सोडियम को पानी में डाल दिए, पानी में डाल दिए तो वह सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और वह भी नष्ट हो जाएगा। तो नष्ट हो जाएगा हमेशा के लिए, तो क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अब है प्लेटिनम तार का जलना, प्लेटिनम तार का जलना।
तो यह भी रासायनिक परिवर्तन, जल जाएगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, तो यह भी रासायनिक परिवर्तन है, प्लेटिनम तार का जलना। अब है पदार्थों का किण्वन। पदार्थों का किण्वन। किण्वन, तो पदार्थों का जो किण्वन होता है, जो ग्लूकोज बनता है, मतलब मीठा जो बनता है, चीनी जो बनता है, कुछ भी ग्लूकोज जो बनता है, तो वह भी तो रासायनिक क्रिया के द्वारा ही बनता है, तो वह भी तो रासायनिक परिवर्तन होता है, इसलिए पदार्थों का किण्वन भी रासायनिक परिवर्तन है। अब यह चैप्टर यहीं पर अंत किया जाता है। विशेष बात के साथ हम लोग कल बढ़ेंगे। फास्फोरस को सुरक्षित रखने के लिए पानी में रखा जाता है और सोडियम को सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल में रखा जाता है।